आज की ये स्टोरी शमसुल इस्लाम की किताब पर आधारित है। जी हाँ, विभाजन की कहानी जब भी कही जाती है तो अक्सर नाम लिया जाता है मुस्लिम लीग का, जिन्ना का और पाकिस्तान की मांग का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौर में भारत के मुसलमान के भीतर भी एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिसने न सिर्फ जिन्ना के पाकिस्तान के विचार का विरोध किया बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की पैरवी भी की। ये कहानी है भारत के शिया मुसलमानों की और उस संगठन की, ऑल पार्टीज शिया कॉन्फ्रेंस की, कि राजनीतिक चेतना और संगठन का उदय। जी हाँ, शमसुल इस्लाम लिखते हैं ऑल पार्टीज शिया कॉन्फ्रेंस, जिसे ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस भी कहा गया, एक ऐसा संगठन था जिसने मुस्लिम लीग के इस दावे को खारिज किया कि वो भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि है। शिया कॉन्फ्रेंस ने भारत के शिया मुसलमानों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व किया। शिक्षा, संपत्ति और सामाजिक स्थिति के मामले में ये मुख्य समुदाय आमतौर पर संपन्न और प्रगतिशील माना जाता रहा। शिया कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र सिद्धांत को खुलकर विरोध किया। उसने किसी भी तरह की सांप्रदायिक संकीर्णता को अस्वीकार करते हुए वैचारिक रूप में राष्ट्रवादी रुख अपनाया। शिया कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान की योजना के खिलाफ प्रमुख सुन्नी संगठनों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा भी बनाया, यानी मुसलमानों के भीतर से भी विभाजन विरोध की सबसे ठोस आवाज उठी थी। 1940 का दशक था और जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रहा था और उग्र हो रहा था, तो शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ने खुलकर विरोध किया। शिया कॉन्फ्रेंस ने कहा, हम पाकिस्तान की मांग का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान बनने से इस क्षेत्र में शरीयत जारियत, मुख्य सुन्नी शरीयत लागू होगी जो इमामिया कानून से भिन्न है। यानी ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता का सवाल भी है। शियों को डर था कि पाकिस्तान में उन पर सुन्नी शरीयत थोपी जाएगी। शिया कॉन्फ्रेंस ने 25 जुलाई 1944 की बैठक में एक अहम प्रस्ताव पारित किया। सैयद अली ज़हीर ने जिन्ना को पत्र लिखा जिसमें पाकिस्तान योजना में शियों की स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की गई। पत्र में 3 अहम आश्वासन मांगे गए। पाकिस्तान में शियों की धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहेगी और उनकी मान्यताओं पर कोई आघात नहीं होगा। चुनाव में कोई प्रचार ऐसा नहीं होगा जो शियों के धर्म या विश्वास के खिलाफ हो। शियों को मंत्रिमंडल, विधानसभा मंडल और सभी निर्वाचित निकायों में उचित भागीदारी की गारंटी दी जाएगी। जिन्ना ने इस पत्र का कोई ठोस आश्वासन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा, मुझे खेद है कि मैं उन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि अधिकांश शिया मुस्लिम लीग के साथ है। मुस्लिम लीग न्यायपूर्ण व्यवस्था में विश्वास रखती है, इसलिए विशेष आश्वासन की आवश्यकता नहीं है। यानी जिन्ना ने शियों को धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक हिस्सेदारी की मांगों को नज़रअंदाज कर दिया था। शिया कॉन्फ्रेंस ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान में शिया समुदाय के साथ भेदभाव होगा और बाद में इतिहास ने वही साबित किया। पाकिस्तान बनने के बाद शिया विरोधी हिंसा और भेदभाव के कई उदाहरण सामने आए। इससे ये स्पष्ट हुआ कि शिया कॉन्फ्रेंस की आशंकाएं सही थी। शमसुल इस्लाम लिखते हैं, ये सच है कि कुछ प्रमुख शिया शक्तियां मुस्लिम लीग के साथ थीं, लेकिन अधिकांश शिया समाज धार्मिक अधिकारों की रक्षा के प्रश्न पर लीग से असहमत रहा। शिया कॉन्फ्रेंस ने जिस दूरदर्शिता के साथ विभाजन विरोधी आवाज़ उठाई, उसने भारत की धर्मनिरपेक्ष राजनीति में एक नई परंपरा स्थापित की। आज जब हम विभाजन की राजनीति और सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि भारत में शिया मुसलमानों ने उस दौर में धर्म के नाम पर देश बांटने की साजिश को समझा और उसके खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने कहा, हमारा भारत हमारा है और हमारी आस्था की असलियत हिफाजत भारत की एकता और धर्म निरपेक्षता में है। भारत विभाजन विरोधी मुसलमान और पाकिस्तान में शिया मुसलमानों का सफर को भी समझिए। जिन्ना की वादा खिलाफी से लेकर कराची, लाहौर, प्राचिनार और कवेटा में नरसंहार तक। जी हां, भारत के बंटवारे की कहानी सिर्फ जिन्ना की मुस्लिम लीग की कहानी नहीं है। यह कहानी उन मुसलमानों की है जिन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया। उनमें से सबसे अहम था ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस। जी हां, शिया कॉन्फ्रेंस का जन्म 1936-1937 के आसपास लखनऊ में हुआ। उसका उद्देश्य मुस्लिम लीग की एकमात्र मुस्लिम प्रतिनिधित्व होने के दावे को चुनौती देना था। इसके हेड थे सैयद अली ज़हीर, नवाब अब्बास अली, नासिर हुसैन
अबुल हसन जैसे प्रमुख नेता। इनकी विचारधारा भी समझिए। हम भारत में रहकर अपनी धार्मिक स्वतंत्रता चाहते हैं, किसी इस्लामी राज्य में नहीं। शिया कॉन्फ्रेंस ने खुलकर कहा, हम पाकिस्तान की मांग का समर्थन नहीं करते क्योंकि इससे हमारी धार्मिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। 1944 का अहम मोड़। जी हां, 25 जुलाई 1944 को सैयद अली ज़हीर ने जिन्ना को पत्र लिखा, पाकिस्तान में शियों की धार्मिक आज़ादी का आश्वासन मांगा, इमामिया कानून की रक्षा की गारंटी मांगी, राजनीतिक हिस्सेदारी तय करने की मांग रखी। जिन्ना का जवाब 31 अगस्त 1944 में आया, कोई अलग आश्वासन जरूरी नहीं है, मुस्लिम लीग सबके लिए न्याय करेगी। लेकिन असलियत ये थी, मुस्लिम लीग पूरी तरह सुन्नी प्रभाव में थी और यही बात शिया कॉन्फ्रेंस को डराती थी। पाकिस्तान बना और शिया कॉन्फ्रेंस की आशंका सच निकली। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब शिया कॉन्फ्रेंस का डर एक एक कर हकीकत में बदलने लगा। साल थे 1947 से 1950। पहचान का संकट बना। पाकिस्तान का संविधान इस्लामिक रिपब्लिक घोषित हुआ। सुन्नी शरीयत कानून को आधार बनाया गया। शिया फिका इमामिया कानून को कोई जगह नहीं मिली। पहला टकराव समझिए 1951 में लाहौर में शिया जुलूस पर हमला, कई मारे गए, सरकार ने रिपोर्ट दबा दी। 1960-1970 में सामाजिक अलगाव और धार्मिक दबाव बढ़ा। सुन्नी मजहबी संकट ने तबरा और मातम को कुफ्र की निशानी बताया। 1963 में लाहौर और मुल्तान में मुहर्रम जुलूसों पर पाबंदी लगाई गई। शिया नेताओं ने कहा, जिन्ना ने जो कहा वो झूठ निकला। 1979 ईरान क्रांति का असर दिखा। ईरान की इस्लामी क्रांति ने पाकिस्तान में शिया समुदाय को राजनीतिक रूप में सक्रिय किया, लेकिन साथ ही सुन्नी उग्रवाद भी बढ़ा। जमात इस्लामी, अहले हदीस और देवबंदी समूहों ने कहा कि ईरान शिया जहर फैला रहा है। जनरल जियाउल हक ने ज़कात ऑर्डिनेंस लागू किया जो सुन्नी शरीयत के अनुसार था। शियों ने कहा, हमारे मजहब में ज़कात की अपनी व्यवस्था है, हम ये नहीं मानेंगे। 1980 में इस कानून के खिलाफ इस्लामाबाद में शिया विद्रोह हुआ। 20,000 से ज़्यादा शिया कराची, लाहौर और फैसलाबाद से निकलकर इस्लामाबाद पहुंचे। सरकार को झुकना पड़ा। यही थी इस्लामाबाद शिया क्रांति। 1988 में अब तक पाकिस्तान में शिया नरसंहार समझ लीजिए। अब शुरू होता है वो दौर जब शिया होना पाकिस्तान में सबसे बड़ा गुनाह बन गया। 1988 पराचिनार नरसंहार। खैबर पख्तूनख्वा में परचिनार में तालिबान समर्थक सुन्नी मिलिशिया ने हमला किया। 200 से ज़्यादा शिया मारे गए, गांव जलाए गए। पाकिस्तान सेना मूक दर्शक रही। 1990 में लक्षित हत्याएं हुई। लश्कर जंगवी, जी हां, LEJ और सिपाही साहबा पाकिस्तान SSP का गठन हुआ। दोनों संगठनों का मकसद क्या था? शियों का सफाया। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नाम देखकर मारे गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 1997 में जो आई थी वो सुनिए। हर साल सैकड़ों शिया नागरिकों की लक्षित हत्या होती है और पुलिस मूक बनी रहती है। 2003 से 2010 का समझिए। क्वेटा में हज़ारा शिया, बुलिस्तान में हज़ारा शिया समुदाय पर सुनियोजित हमले। कराची, क्वेटा, लाहौर में बम धमाके। 2004 में क्वेटा मस्जिद बस धमाका, 53 शिया नमाजी शहीद हुए। 2013 में किरानी रोड बिलास, 80 से ज़्यादा अधिक मौतें हुई। 2017 में परचिनार धमाके, 100 से ज़्यादा शिया मारे गए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जो 2018 में आई वो कहती है 2001 से 2018 के बीच पाकिस्तान में 4500 से ज़्यादा शिया मुसलमान मारे गए। 2020 स्थिति आज भी नहीं बदली। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान और अहले हदीस समूह खुलेआम काफिर शिया नारे लगाते हैं। कराची और इस्लामाबाद में शिया विरोधी रैलियां होती हैं। 2022 में पेशावर इमामबाड़ा ब्लास्ट हुआ, 60 शिया नमाजी शहीद हुए। जो डर 1944 लखनऊ की ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस को था वो पाकिस्तान बनने के बाद हकीकत बन गया। उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान बना तो वहाँ शरीयत की एकरूपता लागू होगी और हमारे इमामिया मज़हब को कुचल दिया जाएगा। आज वो सच साबित हो चुका है। पाकिस्तान में हर साल मुहर्रम पर बम धमाके होते हैं। शिया डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील सिर्फ पहचान के कारण मारे जाते हैं और सरकार आज भी कहती है ये विदेशी साजिश है। भारत के मुसलमान में जो अब आवाज़ उठी थी कि मज़हब के नाम पर देश मत बांटो, वो आवाज़ आज और प्रासंगिक है क्योंकि पाकिस्तान की गलियों में हर शिया का खून ये कह रहा है जिन्ना ने जो कहा था वो झूठ था और लखनऊ की शिया कॉन्फ्रेंस सही थी। तो इसी तरह की खबर आप द स्वतंत्र पर देखते रहेंगे। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।